आज हमारे बीच दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं। नरेंद्र मोहन कपूर जी हैं। मैंने इनको खुद अपने सामने अपने रामलीलाओं में, थिएटर में, नाटकों में प्ले करते देखा है। कवि सम्मेलन इनके सुने हैं। आप हैं श्रीमती रेणु रॉय, और कई सारे कार्यक्रमों में मैंने इनको देखा है। रेणु रॉय जी, आप बताएं आपकी शुरुआत जिंदगी की कहाँ से, कैसे, कब हुई? झारखंड में पली बड़ी हूँ। शादी के बाद फिर मैं यहाँ पे 2003 में दिल्ली आ गई हूँ सर। दिल्ली आ गई और मेरा एक बेटा है और हम दोनों अभी काम कर रहे हैं। आज आप 80 की उम्र के बाद भी एक्टिंग कर रहे हैं, और अपना थोड़ा सा बताइए कि आप रेलवे से यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा और कैसे आपने। जन्म मेरा पाकिस्तान का है। 3 साल का था जब विभाजन हुआ देश का और हम लाजपत नगर में आ गए। मैंने प्रमुख तौर पर आपको देखा कि आप किसी में नेगेटिव रोल्स ज़्यादा आपके पास रहते हैं। सर नेगेटिव रोल तो सबसे पहले एक चैलेंजिंग रोल होता है। मैं वो हूँ जो उड़ती चिड़िया के पर काट लूं। सरकार भी कई जगह नहीं संभाल पाई, जैसे रेलवे ड्रामेटिक क्लब उन्होंने बंद कर दी। नमस्कार, मेरा नाम है संजय बग्गा। संजय बग्गा पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे बीच दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पहली बार हमारे पॉडकास्ट पर आई हैं, और रंगमंच की दुनिया में बहुत बेहतरीन काम उन्होंने अब तक किया है। अपने उम्र के इस पड़ाव में भी हमारे एक मेहमान जैसे कि नरेंद्र मोहन कपूर जी हैं, वो 80 के दशक में पहुंच चुके, 80 पार कर चुके हैं, और दूसरी भी अच्छे एक युवा पुत्र की माँ हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और इन दोनों में दोनों ही जो है थिएटर के आर्टिस्ट हैं, और दोनों ही अलग अलग प्रतिभा रखती हैं, और दोनों को मैंने आज अपने यहाँ आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं थोड़ा छोटा सा परिचय करवाना चाहूँगा आपका। तो सबसे पहले मैं मेहमान से शुरू करता हूँ। आप हैं श्रीमती रेणु रॉय, जो कि बंगाल बिहार से बिलोंग करती हैं और अभी दिल्ली में ही रहती हैं अपने परिवार के साथ, और बड़ी दूर से ये 2 घंटे के सफ़र करने के बाद यहाँ पहुँची हैं। मैं स्वागत करता हूँ आपका। रेणु रॉय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, मैं भी बहुत खुश हूँ आज। और दूसरे हमारे मेहमान हैं श्री नरेंद्र मोहन कपूर। ये हमारे अंकल भी हैं और हम बहुत पुराने परिचित भी हैं। और क्योंकि मैंने इनको खुद अपने सामने अपने रामलीलाओं में, थिएटर में, नाटकों में प्ले करते देखा है। कवि सम्मेलन इनके सुने हैं, और कई सारे कार्यक्रमों में मैंने इनको देखा है, और मैं इन्हें भली प्रकार जानता हूँ। रेणु जी से मेरा पहला परिचय हुआ है, पहली बार परिचय हुआ। इनको मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से जाना था, तो आज मैंने इनको आमंत्रित किया, और बड़ा सौभाग्य है कि दोनों बेहतरीन मंझे हुए कलाकार हमारे बीच में हैं। तो पहले मैं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत करनी है आज के इस क्वेश्चन आवर्स की, तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ रेणु रॉय जी से। रेणु रॉय जी, आप बताएं अपनी पृष्ठभूमि, आपकी शुरुआत ज़िंदगी की कहाँ से, कैसे, कब हुई? सर मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं आज कितनी खुश हूँ आपके शो में आके। मेरा परिचय ये है कि सर मैं झारखंड में पली बड़ी हूँ जी और हमारा जो घर का कल्चर है वो पूरा बंगाली है। जी यानी कि शादी ब्याह या मम्मी वगैरह बातें भी बंगाली में करती हैं। जी जी बट अब हमारी जनरेशन के लोग थोड़ी अपनी भाषाएं बोलते जा रहे हैं। जी जी और शादी के बाद फिर मैं यहाँ पे 2003 में दिल्ली आ गई हूँ जी सर। जी दिल्ली आ गई और मेरा एक बेटा है और हम दोनों अभी काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता रहे हैं। जी जी। ये एक्टर आपके पास अब आपने शायद इससे पहले कोई जॉब भी की होंगी, कोई आपका स्ट्रगल पीरियड कैसा रहा, जिंदगी कैसे यहाँ तक अब जाके आप एक्टिंग में आई हैं? ये क्या कारण रहा कि आपने इतने समय तक एक्ट। सर बच्चा छोटा था जी तो उसकी पढ़ाई लिखाई थी, सब कुछ था। जब मैं आई थी तो मेरा बेटा 3 क्लास में था। जी
तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई थी, ट्यूशन था, घर चलाना था, सब कुछ था, तो नौकरी करनी पड़ी। शौक तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा था, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, जी। स्पोर्ट्स हो, स्कूल में हर चीज़ में मैं हिस्सा लेती थी। मैंने आपकी प्रोफाइल में भी देखा कि आप नाटकों में भी भाग लेती हैं, आप डांस परफॉर्मेंस में जी। भी भाग लेती हैं, आप कोरोके सिंगिंग शोज़ में भी भाग लेती हाँ, हैं, हाँ, हाँ, आप फूडी भी हैं, आप फूड भी बनाती हैं, आप कपड़ों में भी डिज़ाइनिंग का काम करती हैं। जी। तो आप कितनी सारी वर्सेटाइल आपकी लाइफ़ है ये बताइए कि आप हाँ, इतनी ये सारी है चीज़ें कि मैनेज कैसे करती हैं? जी सर, मैनेज अब करने शुरू कर दिया, क्योंकि अब बेटा बड़ा हो गया है, अब जी, वो नौकरी करने लगा है, तो मैं अपने शौक पूरे कर रही जी, हूँ। जो शौक मैं ससुराल में रह के नहीं कर पाई इतना ज़्यादा, आपको पता है कि हम एक जॉइंट फैमिली में थे। दिल्ली आने के बाद अब मेरा स्ट्रगल पीरियड ख़त्म हो गया, नौकरी-वोकरी की टेंशन ख़त्म, जी, यानी दाल-रोटी की टेंशन बेटे ने ले ली। जी, तो मैं अपने शौक पूरे कर रही हूँ। जी, और कला से मुझे बहुत लगाव है सर, चाहे वो कोई भी कला हो। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर रोड में मैं जा रही हूँ और कोई रोड किनारे कुछ ठोक-ठाक के कुछ बना रहा है या पेंटिंग कर रहा है, मैं वहाँ पे रुक के देखने लगती हूँ जी, कि ये कैसे बना रहा है, चाहे वो किसी चीज़ का काम हो। जी। तो कई कई बार घर वाले मेरा मज़ाक भी उड़ाते हैं कि इसको कितना लगाव है, खाना-पीना छोड़ दो, या आर्ट के पीछे पागल है। वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, हर चीज़ में मुझे अच्छा लगता है सर। बहुत स्वागत है आपका। अभी आपके पास फिर से वापस आते हैं, तब जी, तक हमारे पूजनीय, आदरणीय, हमारे पिता तुल्य श्री नरेंद्र मोहन कपूर जी, वो भी हमारे बीच में हैं। नरेंद्र मोहन कपूर जी, आप का बचपन तो शायद मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आपकी जवानी देखी है जब आप रेलवे में काम किया करते थे, रेलवे की इंक्वायरीज़ में आप ऑफ़िसर थे, रेलवे डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद तब उस दौरान भी मैं आपके रामलीलाओं के मंचन देखा करता था जी जी कि जी आप लक्ष्मण का रोल जी और विभिन्न प्रकार के रोल्स आप करते थे और बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी आपकी रहती थी, लोग आपको बहुत बेहद पसंद करते थे। आज आप 80 की उम्र के बाद भी एक्टिंग कर रहे हैं और अपना थोड़ा-सा बताइए कि आप रेलवे से यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा और कैसे आपने जी। रेलवे में मेरी 1964 में सर्विस लगी। जी, पहले हम लाजपत नगर में रहते थे, नई दिल्ली में। जन्म मेरा पाकिस्तान का है। जी, 3 साल का था जब विभाजन हुआ देश का, जी, और हम लाजपत नगर में आ गए। जी, शादी ब्याह सब लाजपत नगर में हुआ, पढ़ाई वगैरह सब लाजपत नगर में हुई। 1975 में मेरी गाज़ियाबाद ट्रांसफ़र हुई। जी, तो यहाँ आकर के मेरी रेलवे ड्रामेटिक क्लब वाले हुँ, कलाकारों से जान पहचान हुई, जी, और उन्होंने मुझे कहा कि आप भी रामलीला में इंटरेस्ट लेते हो। मैंने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। मैं 1957 से रामलीला कर रहा हूँ, जी। और आज बहुत लंबा अरसा आपने 2024 आज हो गया। 2024 चल रहा है सर। 68 साल हो गए मुझे रामलीला करते हुए। जी, जी, जी। तो तो यहाँ पे एक डायरेक्टर साहब हुआ करते थे, सेवाराम बग्गा जी। जी, बहुत उनका नाम सुना है हमने। जी, इसके बाद सोनलाल जी होते थे। जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तेरी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो हमारे यहाँ लक्ष्मण का रोल कर। जी, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जब उनको रिहर्सल दी तो बड़े खुश हुए, और उन्होंने मेरे को लक्ष्मण का रोल दिया। इसके अलावा रेलवे के अंदर कल्चर प्रोग्राम हुआ करते थे। जी, जी। रेलवे का एक कल्चर डिपार्टमेंट हाँ, अलग से है। कल्चर डिपार्टमेंट होता था। हुँ, तो उस कल्चर प्रोग्राम में मुझे सिलेक्ट किया गया, और मैं अपनी टीम लेकर के कई सालों तक कल्चर प्रोग्राम रेलवे के थ्रू करता रहा। और उसमें सामाजिक प्ले होते थे, वन एक्ट प्ले होते थे जो हम किया करते थे। तो मेरा अगला सवाल रेणु जी आपसे है, जो रामलीलाओं में पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसमें मैंने प्रमुख तौर पर आपको देखा है कि आप किसी में नेगेटिव रोल्स ज़्यादा आपके पास रहते हैं। जी। तो जैसे सुपर्णखा का या मंथरा। मंथरा का, तो ये नेगेटिव रोल करने में आपको कैसा लगता है आपको नेगेटिव रोल करने में? सर, नेगेटिव रोल तो सबसे पहले एक चैलेंजिंग रोल होता है। जी, जी, कि पब्लिक दर्शक जो भी देखने वाले हैं वो आपसे नफ़रत करें। जी, इतना ज़्यादा उसमें घुसना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। नेगेटिव रोल मैंने इसलिए चुना सर कि मुझे एक फ़िल्म याद है, और आपको भी याद होगा, शोले। जी, आज भी शोले में सारे कैरेक्टर भले ही भूल गए हों, पर गब्बर सिंह को कोई नहीं भूला है। जी, जी,
तो उसके डायलॉग सबको याद है, भले ही बसंती के डायलॉग याद नहीं है, बीरू के डायलॉग याद नहीं, जय के डायलॉग नहीं, ठाकुर के डायलॉग भी याद नहीं, बट गब्बर सिंह के डायलॉग आज भी बच्चा बच्चों को याद है। तो इससे इंस्पायर होकर मैंने सोचा मुझे नेगेटिव रोल करना है, जी। और दर्शकों ने मुझे बहुत पसंद भी किया सर। कि वैसे अभी तक जो रामलीला में बेहतरीन प्रस्तुति आपको लगती है कि आप किस करेक्टर को ज़्यादा अच्छे से निभा पाए? आपने शबरी का रोल भी किया है, जी, आपने कौशल्या का भी किया है, पार्वती जी का, आपने पार्वती जी का किया है, आपने शूर्पणखा जी का किया है और साथ ही मंथरा जी का। मंथरा जी का किया। तो इनमें सबसे बेहतरीन प्रस्तुति आपकी कौन सी करेक्टर करने में आपको लगी कि आपने? जी, मुझे मंथरा जी का रोल करने में बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत ही अच्छा। उनके डायलॉग को, उनके एक्सप्रेशन, उसको दिखाने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है मुझे वो। अच्छा, कोई मंथरा का आप छोटा सा नमूना देंगे कि आपने जो मंथरा का रोल किया था? जी जी, एक लाइन सुनाना चाहूँगी। मंथरा जब सुनती है कि गांव वालों से कि राम का राज तिलक होने वाला है, जी जी जबकि वो चाहती थी कि भरत का हो, जी और वो गुस्से में आती है, कई कई अपने कमरे में श्रृंगार कर रही है, हम्म, और वो गुस्से में आती है। जी वो तो देख रही है, उसे तो कुछ पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, श्रृंगार कर रही है। तो वो आके गुस्से में बैठ जाती है। तब उससे कैकेयी पूछती है कि भाई मंथरा क्या हुआ, क्यों गुस्से में हो तुम? तब वो मंथरा कहती है, मंथरा नाम है मेरा, मंथरा। मैं वो हूँ जो उड़ती चिड़िया के पर काट लूं। अरे अरे मैं वो हूँ जो बहते पानी में आग लगा दूं। उस युग में भी मंथरा, इस युग में भी केवल मंथरा, हर युग में मंथरा। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आपकी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बढ़िया। आपने परफॉर्मेंस। अभी जैसे कि आप ने बताया कि आपके युवा पुत्र की एक माँ है, जी जी। तो आप कैसे समय निकाल पाती हैं ये सब एक्ट की प्रैक्टिस, रिहर्सल और इन लोगों से मिलना, उसके लिए समय, रात को देर बेरात, रात बिरात जाना आना, तो उसमें कैसे आप मैनेज सर, करती हैं? मेरे बेटे ने भी बोल रखा है कि अब तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी करने की, जी तुम अपने शौक पूरे करो, जी और जहाँ भी कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, मम्मी तुम्हें कितना चाहिए वो दे देता है मुझे, जी कपड़े लेने हैं, कुछ करने हो, अपना मेकअप का जो भी लेना हो। और मैंने सर रील्स और टिकटॉक जब ज्वाइन किया लॉकडाउन के टाइम में, तो मैं जब उसके अंदर गई तो मैंने देखा इतने सारे आर्टिस्ट भरे पड़े हैं, एक से एक कलाकार हर क्षेत्र में। वहाँ से मेरे अंदर ये चीज़ें आई कि मैं भी कुछ करूँ, और फिर मैं धीरे धीरे सीखते सीखते एक्टिंग की लाइन में आ गई, और मैं टाइम निकाल लेती हूँ सर, चाहे वो 3 बज जाए रात का, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो उसको पूरा करके सोती हूँ। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि आप फूडी भी बहुत बड़ी वाली हैं शायद, तो आपका ये फूड में कैसे कैसा इंटरेस्ट है? आप रील्स भी डालती हैं फूड बनाते हुए, और जी। मुझे लगता नहीं है कि मैंने खाया तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरीन खाना आप बनाती हैं। तो वो कैसे इंस्पायर हुई हैं आपके, मैं खाने में भी अपना टैलेंट दिखाऊं? जी सर, मैं फूडी नहीं हूँ सर, मैं खाने की इतनी शौकीन नहीं हूँ, मैं खिचड़ी में ही खुश रहती हूँ। जी मेरा बेटा बहुत शौकीन है, जी क्योंकि आजकल की जनरेशन वो अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े जी बड़े रेस्टोरेंट में, वहाँ दोस्तों के साथ, ऑफिस में पार्टीज होती है, हम्म, तो कहता मुझे वैसे ही खाना चाहिए घर पे भी। जी और आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैं बिल्कुल कॉपी बनाती हूँ, अच्छा, उसके लिए यूट्यूब से मैं वो मदद तो लेती किसी हूँ। दिन आना पड़ेगा आपके जी साथ सर, खाना। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बिल्कुल। बहुत अच्छा तो बनाती हूँ। वेजिटेरियन में आप नहीं बनाती नहीं नहीं, कुछ? वेजिटेरियन बनाती हूँ, हाँ, अगर मैंने कहा अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो, क्योंकि हमारे घर में नॉनवेज ज़्यादा बनता है। अच्छा, बंगाली परिवेश की वजह जी से हाँ, आपके यहाँ जी, नॉनवेज ज़्यादा बनता है। ज़्यादा बनता है। अच्छा, मैं अगला सवाल मैं अपने कपूर साहब जी। अंकल के साथ करने वाला हूँ। अ, अंकल, आप बताइए कि लक्ष्मण का जो आपकी ज़िंदगी का शायद पहला रोल था। नहीं, पहला रोल तो मेरा अंगद का भी था, अभिमन्यु का भी था, राजा हरिश्चंद्र का भी था। जी यह सारे रोल मैंने दिल्ली में किए हैं। ओके जब गाजियाबाद में 75 में आया तो इन्होंने मुझे लक्ष्मण का रोल दिया। ओके। लक्ष्मण के रोल में मैंने खुद आपको स्वयं, मैं छोटा था लेकिन मैंने हाँ हाँ। देखा हुआ है,
आप बहुत उस वक्त आपके साथ राम जी जो बनते थे, मदन जी थे शायद, मदन जी नहीं थे, स्वतंत्र जी थे। स्वतंत्र जी थे। स्वतंत्र जी आपके साथ राम का रोल किया करते थे, और राजेंद्र शर्मा शायद राजेंद्र शर्मा हाँ, सीता बनते थे, है ना? सीतावन। तो तब उस दौरान आपकी हाइट, क्योंकि इन दोनों से बड़ी थी शायद, राम भी आपसे कद में छोटे थे और सीता भी आपसे हाइट में छोटी थी। नहीं, आप लगभग लंबे बराबर थे, ही थे, हाँ, ऐसा कुछ हाँ। फर्क नहीं था। लेकिन आपकी लंबाई क्योंकि लक्ष्मण की होते और बड़े एग्रेसिव तरीके से आप उसमें एक्ट करते थे, तो लक्ष्मण जी का कोई एक वो हमें मेरे को डायलॉग चाहिए आपका, जो ऐसा आप कहो तो कौन से दृश्य का सुनाऊं? ने मुझे वो जो आप का वो जो लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा वाला जो सीन था वो बहुत पसंद था आपका। जब सीता आरोप लगाती है लक्ष्मण के ऊपर कि जाओ भाई, पहले तो कहती है कि भाई की इमदाद करो जा करके। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया की आज्ञा है कि मैं आपकी रक्षा करूं, आपकी देखभाल करूं, मैं नहीं जाता। तो फिर वो आरोप लगाने शुरू कर देती हैं। तो तब लक्ष्मण कहते हैं, मतलब कई डायलॉग्स हैं, अब आपको एक सुनाऊं या दो या तीन सुनाऊं, ये नहीं, बताओ। जो भी सीक्वेंस बैठती है, एक या दो जो भी। हाँ, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मतलब परेशान हो गए हैं लक्ष्मण जी और बड़े दुखी हैं मन ही मन, और कहते हैं, ए जंगल के वृक्षों, तुम सब देख रहे हो कि मुझ पर किस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे शब्दों को सुनने से पहले कानों तुम बहरे क्यों नहीं आते? पृथ्वी तुम फट क्यों नहीं जाती? वायु तुम प्रलय का रूप क्यों नहीं धारण कर लेती? ए पर्वत के शिखरों, तुम आपस में टकरा टकरा कर चूर चूर क्यों नहीं हो जाते? ए मौत तू क्यों नहीं आ जाती? ए पवन देव तुम साक्षी हो, ए पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नौका के। हे सूर्य देव मल्लाह हो तुम, मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। अगर भाई मुझे उला ना दे तो तुम कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा, अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं राह आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, वो यही भस्म हो जाएगा। बेहतर, बहुत ही अच्छा आपने सुनाया और मुझे पुरानी यादों में आपने वापस भेज दिया। सॉरी, इतने सारे आपने रोल किए हैं और इतने सारे आपने प्रोग्राम, मुझे लगता नहीं कि आपने कितनी कितनी रामलीलाओं के मंचन में आपने, आपको याद है कि आपने कितनी सारी रामलीलाओं के मंचन में काम किया है? मैंने बहुत सी रामलीलाओं में काम किया है। अभी अभी मैं सुल्लामाल रामलीला कमेटी है जो गाजियाबाद की जी, एक बहुत बड़ी रामलीला जी, घंटाघर में होती है, जी। उसमें रावण के नाना का किरदार करके अच्छा, आया। रावण के नाना का किरदार, क्या नाम था उनके रावण के नाना का? रावण के नाना का नाम था माल्यवान। अच्छा, जो माल्यवान का रोल, ये माल्यवान कैरेक्टर ज्यादातर रामलीलाओं में दिखाया नहीं जाता इस नहीं, तरह से ये कोई। नहीं दिखाया जाता। हाँ जी। ज़्यादातर पहले हम लोग भी कहाँ दिखाते थे, नहीं। मगर जब रामायण आई ना, ये रामानाथ सागर जी की, जी। उन्होंने माल्यवान का कैरेक्टर दिखाया था। अच्छा। तो उसमें मुझे अभी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने हम्म, उर्दू में एक रामलीला करवाई थी। जी, तो फरीदाबाद वाले जो कलाकार हैं उनको बुलाया था। जी, तो उन्होंने कहा कि नाना का रोल कपूर साहब आप करें, क्योंकि उसमें उर्दू के डायलॉग्स ज़्यादा थे। अच्छा, तो मैंने किया, तो डायलॉग्स बहुत कम थे, 3-4 डायलॉग्स दिए थे। जी, मैंने कहा भाई डायलॉग्स बढ़ाओ, हम्म, तो उन्होंने कहा आप ही लिख लो। हम्म, तो फिर मैंने कुछ डायलॉग्स अपने लिखे हैं। जी। तो तो मैं अभी जो सुल्लामल में आप सुल्लामल रामलीला कमेटी में जो आपका ये रोल आपने किया नाना का, रावण के नाना का, तो उसका क्या कैरेक्टर क्या था? रावण के नाना क्या थे? रावण के नाना बहुत शूरवीर थे, और रावण की जितनी भी मतलब विजय हुई है ऐसे, उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे पूरा। यूं कह लो कि आप सेनापति थे, यूं कह लो। और रावण को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा हाथ था।
तो रावण का ने जब अंगद को वापस भेज दिया और कहा कि मैं समझौता नहीं करता, तब नाना को पता चला। तो नाना ने कहा ये आपने गलत किया है, उसको समझाया। मगर जब रावण समझता ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं करता, कहता है नाना जी शक्ति है हर प्रकार की, मुझ सर्वेश्वर लंकेश में मैं काल दुश्मनों का हूँ, यमराज के वेश में त्रिलोक विजेता रावण हूँ, लंकाधिपति लंकेश्वर हूँ, मेरे आगे सब झुकते हैं, मैं ही परमेश्वर हूँ। जब वो इस प्रकार से अपनी अकड़ दिखाता है और किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं मतलब है, रावण स्वयं को जब परमेश्वर बताते हैं मानता तब है, तब तो उनके नाना उनको समझाते हैं। समझाते हैं। तो कहते हैं, वो कहता राम तो एक तुच्छ वानर की सहायता से, एक तुच्छ मानव है जो वानरों की सहायता से मेरे साथ युद्ध करने का लगा है। तो नाना तब कहते हैं, पुत्र खुद को परमेश्वर और राम को साधारण मनुष्य समझने की भूल मत करो लंकेश। राम तो राजेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हैं, जिनसे शत्रुता की है तूने वो नारायण के अवतारी है। अब ब्रह्मा भी यदि सहायक हो तेरा तो भी बचना मुश्किल है। जानकी सौंप दे रघुवर को, एकमात्र इसका यही हल है। वो कहता नहीं, मतलब जैसे काल गति का चक्र रोके रुक नहीं सकता, वैसे रावण का मस्तक कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। तब वो कहते हैं, ओह मेरे हठी और अहंकारी पुत्र, मैंने तुझे इतना समझाया परंतु फिर भी तेरी समझ में कुछ नहीं आया। सच है जब किसी के सर पर काल सवार होता है तो उसके लिए हर नसीहत, हर मशवरा बेकार होता है। पुत्र मैं जानता हूं कि तेरे पास ताकत है, शोहरत है, दौलत और दिलेरी है, भय खाती है जिससे दुनिया, वो हस्ती भी तेरी है, पर किया गुनाह जो तूने नहीं कहीं उसकी माफी है। बर्बाद इंसान को करने को केवल एक मैं ही काफी है, और यही मैं तुझे ले डूबेगी पुत्र, ले डूबेगी। बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। अंकल मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि जैसे पहले ज़माने में बहुत अभी कुछ जगह पर होता है कि थिएट्रिकल एक्टिंग में डायलॉग के साथ रामलीलाएँ होती है, और कई जगह अभी वो कथा के रूप में रामलीलाएँ का आयोजन होता है। तो राम का महत्व समझने के लिए उस वक्त मैं, आज जो देश का माहौल है वो उससे आप सभी वाकिफ़ हैं, उस वक्त मैं देखा करता था कि हर कम्युनिटी के लोग रामलीलाओं के मंचन में जाया करते थे, और कुर्सी मिले ना मिले दरी बिछा के अपने घर से दरी ले जाया करते थे, अपने घर से उन सब बैठने का सामान, और सर्दियों हो जाती थी हल्की हल्की तो थोड़ा ओढ़ने का भी कुछ सामान लेके आया करते थे। आज जो ये एक तरह से थिएटर ख़त्म हुआ है, बहुत सीमित स्थानों पर रामलीला का आयोजन ऐसे होता है कि जो जहाँ डायलॉग डिलीवरी के साथ होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ होता है, बैकड्रॉप्स के साथ होता है, और क्योंकि बजट लगता है उसमें तो इसलिए लोग उस तरह के आयोजन नहीं करते। एक टेंट सिंपल सी स्टेज लगाई और वो कथा वाले बुला लिए और उसमें छोटे मोटे आर्टिस्टों को डाल के वो कर देते हैं, तो एक्टिंग उसमें नहीं रहती है, बल्कि और उसमें लोग जुड़ते नहीं हो, तो मेला देखने आते हैं एक्चुअली। तो जो बिना मेले के सिर्फ रामलीला है, और जिसने, क्योंकि हमारे देश का इतिहास राम से जुड़ा है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पूरी दुनिया राम मंदिर बनने से पहले ही जानती है, तो उस राम को कहीं खोने से, ये वो राम कहीं चला गया आम आदमी के बीच से, जो डायलॉग डिलीवरी के साथ हम देखा करते थे। रावण का करैक्टर क्या है, सीता का करैक्टर क्या है, लक्ष्मण का करैक्टर क्या है, या और हनुमान जी थे जो उनके सेवक थे एक तरह से, उनका करैक्टर क्या है, ये सब
हटने से आपको लगता है कि देश की हारमोनी पे फर्क पड़ा है? क्योंकि जो पहले सब लोग रामलीलाओं में जाकर देखा करते थे, वो किसी भी मजहब से रहे हो, राम को मानते थे, और फिर इसके बाद ये लकीरें खिंचती चली गई। तो ये लकीरें पाटने के लिए हम क्या दोबारा से थिएटर को जिंदा कर सकते हैं? बार हर जगह जैसे पहले हुआ करती थी। फिर मुझे दुख भी होता है इस बात का, जिस रामलीला का आपने जिक्र किया कि जहाँ से आपने लक्ष्मण का रोल किया, रेलवे ड्रामेटिक क्लब, वो ब्रिटिशर्स की समय की वो रामलीला थी, और वो बहुत बड़ा स्टेज था, बहुत बड़ा और सभी इक्विपमेंट्स वहाँ पर थे। वहाँ ग्रैंड पियानो भी था, वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक के रिकॉर्ड्स भी थे, वहाँ लाइटिंग भी थी, वहाँ बहुत सारे लोग पूरी तरह इन्वॉल्व होके काम किया करते थे। और जितना मुझे याद है, क्योंकि मैं तो छोटा था और पापा हमारे खुद डायरेक्टर थे वो। डायरेक्टर थे, तो उस दौरान मैं देखा करता था कि जो भी रामलीला के करैक्टर बनते थे, वो चाहे राम हो, हनुमान हो, सीता जी हो, या रावण हो, वो सभी उस दौरान व्रत रखा करते थे, और वो उपवास पर रहते थे, और वो जमीनों पर सोते थे, बड़ी श्रद्धा से और बड़ी श्रद्धा से वो काम किया करते थे। आज वो निकलने से वो उनमें जो मेरे को अभी भी वो चमन लाल जी का हनुमान का चेहरा याद आता है, तो मुझे तो वो डायरेक्टली हनुमान जी लगते हैं अभी भी। बहुत बढ़िया करते थे। तो मैं वो चाहता हूँ कि कुछ किरदार ऐसे थे वो जो बग्गा साहब। हमारे देश की वो एक ये संपदा थी, जो सरकार भी कई जगह नहीं संभाल पाई, जैसे रेलवे ड्रामेटिक क्लब उन्होंने बंद कर दी, ऐसे ही और बहुत सारे नाटक हुआ करते थे, तो वो बंद कर दिए। तो ये इनको जिंदा रखने के लिए क्या आपको लगता है कि सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए कि इस तरह की अ, इसको जिंदा किया जाए, फिर से हमारे इतिहास को लोगों को बताया जाए, और डायलॉग से या डिलीवरी से वो सीधी सीधी भाषा में जब हम किसी से बात करते हैं, तो वो आसानी से समझता है, दोहों की बजाय या कुछ की बजाय। आज भी जैसे आपने चमनलाल डींगरा जी का उल्लेख किया, हनुमान जी का रोल करते थे, वैसे केवट का रोल करने वाले कल्लू भक्त जी थे, बहुत ही अच्छा रोल किया करते थे। तो अब जब से ये राम मंदिर बना है और ये योगी सरकार आई है, अब देखिए अयोध्या में पिछले 5-6 सालों से हर साल रामलीला होती है। तो रामलीला का धीरे धीरे फिर क्रेज बढ़ रहा है। आज से 15-20 साल पहले किसी को कोई कहता था कि भाई ये तो रामलीला के कलाकार है, समझते नहीं थे कुछ भी। परंतु आज रामलीला का जो बजट है, दिल्ली द्वारका रामलीला जो होती है सेक्टर 10 में, उनका 1 करोड़ से ऊपर का बजट है। आज आपके निमय बाली हैं या निमेश बाली हैं, उन्होंने रावण का रोल किया है लव कुश रामलीला कमेटी में। डेरावाल नगर में हमारे रमेश खन्ना जी डायरेक्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, अजीज हैं, उनकी डायरेक्शन में पुनीत ईसर जी ने रावण का रोल किया है, और शाहबाज खान ने भी रावण का रोल किया है। तो इस प्रकार से अब तो फिल्मी सितारे भी रामलीला में मतलब हिस्सा लेने लगे हैं। मुझसे पूछा एक ने कि आप रामलीला क्यों करते हैं, तो मैंने कहा सूर्य वंश में राम का हुआ सूर्य सा काम, अब भी घर घर रम रहा 2 अक्षर का राम। सोए हुए जगत को जगाया था राम ने, जागे हुए को ज्ञान सिखलाया था राम ने। मर रही थी जब जाति तो जिलाया था राम ने, पृथ्वी को स्वर्ग धाम बनाया था राम ने। वह तेज था उनका कि असुर व्यस्त हो गए, सूरज जब उगा तो तारे अस्त हो गए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं अगला सवाल करना चाहूँगा रीनू आपसे, अ, कि अभी जैसे आपने एक करैक्टर बताया कि आपने शूर्पणखा का रोल किया, तो वैसे रामलीला के मंचन से आप किस करैक्टर को लेके प्रभावित रहते हैं कि ये जिंदगी में उसके एक चरित्र को उतारना चाहिए? कौन सा ऐसा चरित्र है, कौन सा ऐसा किरदार है जो रामायण का, जो आपको लगता है कि आप अपने चरित्र में उतारे तो आपके लिए बेहतरीन होगा? वैसे तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है सर, सभी अपनी जगह आपने पे। शबरी का भी रोल किया है। जी हाँ। जी। शबरी का तो कोई तोड़ ही नहीं है सर, क्योंकि जी। वो एक अलग ही उनकी भक्ति थी, जी। शबरी जी की। जो राम जी का प्रतीक्षा करते करते बिल्कुल बेचारी बूढ़ी हो जाती है, जी। और उनको देखने के बाद फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। जी। तो मतलब प्यार या
आप श्रद्धा बोले जो भी, तो मुझे शबरी जी का बहुत अच्छा लगा हम्म, कि किसी के प्रति समर्पित उन्होंने पूरी जिंदगी कर देते हैं। जी। राम दरस को। हाँ, उसके बाद जो मैंने भी खुद उस कैरेक्टर को किया है कि उनको देखने के बाद फिर मैं ऐसे गिर जाती हूँ और मेरे अंदर से एक लो निकलती है, मैं परमधाम को चली जाती हूँ, ओके। राम जी को पैर छू के फिर चली जाती हूँ मैं। तो अभी आपका वर्तमान में आप किसी अन्य थिएटर से भी जुड़ी हैं या सिर्फ रामलीला के बाद आप घर में बच्चों के साथ परिवार के साथ रहती हैं? नहीं सर, मैं अब बिल्कुल अब इसी एक्टिंग लाइन में ही जाना चाहती हूँ। आपने कभी थिएटर के अलावा कभी कोशिश की फिल्म इंडस्ट्री में या किसी वेब सीरीज में या किसी और चीज में कभी आपने ट्राई किया जी कि आप सर। वहां तक पहुंचे? हाँ, मैं छोटे-छोटे एड्स करती हूँ, जी। ठीक है? एड्स हुआ और उसके बाद वेब सीरीज का भी मैंने किया। जी। पता नहीं वो रिलीज कब करेंगे, शूटिंग मेरी हो चुकी है जी। उसकी। तो अब जस्ट शुरुआत किया मैंने अभी इस लाइन में। आपको लगता नहीं कि आपने देर की है इसमें बहुत यहाँ देर आने? किया सर, इसलिए देर किया कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था सर। जी। क्योंकि घर का रेंट देना, बच्चे का ये करना, तो मैं वो उसके अलावा कुछ सोच नहीं पाती तो थी। उसमें तो आपके फैमिली से और नहीं, मेरे ज्यादा फैमिली से कोई नहीं है सर, सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही है। आपके कोई भी हस्बैंड? नहीं है मेरे हस्बैंड। मैं सिंगल मदर हूँ सर। ओके ओके। तो फिर आपको पता है दिल्ली के भागदौड़ में दाल रोटी के अलावा किराया देना है, मकान मालिक का तुरंत कॉल आ गया, भैया आपका किराया नहीं आया। तो इस सब चीज़ों में मेरी टाइम निकल गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि मेरे एज का डिमांड है आर्टिस्ट का, क्योंकि 20-22 साल के बच्चों की तो पूरी भीड़ लगी हुई है, करोड़ों बच्चे जी। क्षेत्र में। लेकिन आज भी कैरेक्टर रोल के लिए, माँ के रोल के लिए, भाभी के रोल के लिए मुझे सेलेक्ट किया जा रहा है। जी। कई लोग कहते हैं कि तुम बहुत पोस्ट करती हो फेसबुक में, कुछ भी करती हो। मैंने कहा वहीं से मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे देखा सर, जी। अगर मैं कुछ पोस्ट ना करती तो आप मुझे नहीं देखते कि कौन नहीं है। नहीं, देखिए सोशल मीडिया का समय है, वो उसमें लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, अपने आप को पहुंचाना। हाँ, मिसयूज करना सोशल मीडिया का वो एक अलग चीज़ रहती है कि सोशल मीडिया पर अनशंट बातें डाल देनी। लेकिन अगर आपने अपनी कुछ टैलेंट को डाला है, कुछ अपने प्रोडक्ट अगर आप बना रही हैं तो उसको डाला है, तो उसमें मैं नहीं समझता कोई बुराई है। और उसकी वजह से आज 4 लोग आपको जानते भी जी हैं। बिल्कुल, उसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आपने मुझे देखा। तो इसी जी। तरह मैं कई लोगों के नज़रों में आई, उन्होंने खुद बुलाया मुझे। जी। रामलीला में भी सर काफ़ी डायरेक्टर ने मुझे खुद बोला। आप यकीन नहीं करेंगे, एक संदीप अरोड़ा जी हैं, आप शायद जानते होंगे। सर अभी 15 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि रेनू जी आप मुझसे फुल पेमेंट एडवांस ले लो, हम्म, लेकिन आपको ही अगले बार आना है मंत्रा में मेरे। तो मुझे इतना पसंद किया गया इस चीज़ को। जी। तो इसलिए सोशल मीडिया ने सर मुझे बहुत कुछ दिया। मैं जब झारखंड से यहाँ आई थी तो मैं किसी को नहीं जानती थी सर दिल्ली में। जी। इवन यहाँ की सड़कें मेरे लिए अनजानी थी, यहाँ के पेड़ अनजाने थे, यहाँ के मकान अनजाने थे, मेरे लिए कुछ भी नहीं था सर, कोई नहीं था मेरे लिए। लेकिन फिर मैंने धीरे 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 जान पहचान बनाया लोगों से, और चूंकि मेरे अंदर आर्ट था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, तो अब जाके खुल के अब मैं मतलब अपनी आप पूरी तरह अपने पैशन की तरफ आपका पैशन ध्यान की है, तरफ आपका अभी मेरा आपका है। आपने अपने शौक को पैशन बना हाँ, लिया है। तो अब मैं एक्टिंग की तरफ पूरा ध्यान दे रही हूँ। किस मुकाम तक जा सकती हैं, कुछ ऐसा सोचा है कभी आपने कि किस मुकाम तक आप पहुंच सकती हैं? जी सर। और महिला होने के साथ साथ इसमें दिक्कतें क्या आएंगी, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये भी आप थोड़ा हमसे शेयर करें। 2003 से मैं दिल्ली में आई हूँ, जी। और एक संयुक्त परिवार की बहू हूँ। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर। जी। लेकिन जब 20 साल मैंने गुजार लिए तो मुझे लगता नहीं कि मैं किसी परेशानी से घबराऊंगी। जो परेशानी होनी थी, जब मेरे पास 10 रुपये बस का किराया नहीं होता था, जी। तो उस दौर से जब मैं गुजर चुकी हूँ और एक बेटे को स्टैंड कर दिया है कि आज वो मुझे भी पाल रहा है, खुद को भी, जी। तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगी सर। मैं सबको झेल सकती हूँ, सब कुछ, मुझे लगता है ऐसा। बहुत अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपनी जो आपका पैशन है इसको पूरी तरह से कैरी ऑन कर सको। और कपूर साहब, आप बताएं कि आपको, जैसे मैंने कल कॉल किया और मुझे पता नहीं था कि आप एकदम से हाँ कर देंगे, और आपने धन्यवाद करा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बहुत। आप मेरी बात तुरंत मान गए, आपने पहचान भी लिया मुझे कि अरे तू तो बिट्टू बोल रहा है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने मुझे आइडेंटिफाई किया। आप ये बताइए कि अब इस एज तक आके भी आप एक्टिंग में हैं और आपका मतलब मन करता है कि आपसे सिर्फ एक्टिंग की बातचीत हो और एक्टिंग के बारे में बातचीत हो। कैसा लगता है आपको कि आप आगे कब तक
देखो जी, ये तो सब ईश्वर को पता है कब तक। बाकी मेरी आजकल भी कम से कम 2-3 घंटे रोज रामलीला वालों से बात होती है, जी जिनका संदीप अरोड़ा जी का ये नाम ले रही हैं। जी। मेरा दोहता है जो, हम्म। उनके यहाँ राम बनता है। अच्छा। संदीप अरोड़ा जी मेरे घर कई बार आ चुके हैं, हम्म। और उनको मैंने अभी एक सीता खोज का, जब पंचवटी में सीता का हरण होता है, रावण ले जाता है, तो राम लक्ष्मण संवाद मैंने लिख के दिया था, और उन्होंने वो चंडीगढ़ में किया था। मेरे दोते ने राम का रोल किया था, और एक रवि है, उसने लक्ष्मण का रोल किया था। लक्ष्मण को बिल्कुल कुछ नहीं आता। संदीप ने कहा कि कपूर साहब इससे कुछ नहीं आता, ये तो बिल्कुल नया आदमी है। मैंने कहा 5-6 दिन भेज दो तो सही हो जाएगा ये सीख। अच्छा, अभी चंडीगढ़ में आपको लास्ट पिछले दिनों में, वैसे तो आपको बहुत जगह सम्मानित किया गया, चंडीगढ़ में आपको मैंने सुना है कि आपको हाँ, एक मुझे लाइफ अभी टाइम अचीवमेंट अवार्ड कोई। टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 बार मिल चुका है। एक तो मिला था 19 मार्च 2023 को, जी और अभी एक मिला 3 नवंबर 2024 को। जी। तो क्योंकि मुझे इस वक्त कम से कम जितने भी डायरेक्टर ना दिल्ली के, जो मेन रामलीलाएं होती हैं, लव कुश रामलीला है, आपकी सेक्टर 10 में द्वारका रामलीला है, इस वक्त दिल्ली के सबसे जो मशहूर रावण है नितिन ठाकुर हैं, वो पर्सनली जानते हैं, सब जानते हैं मेरे को। मेरा ख्याल है रामलीला क्षेत्र में जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक से जुड़ा है वो मुझे जरूर जानता होगा, जी मेरा ख्याल है। और चंडीगढ़ में मेरी बहुत जान पहचान है। मैं चंडीगढ़ में इसलिए जाता हूँ कि वो मुझे बुलाते हैं, और दरअसल मैं डायलॉग्स, बहुत से डायलॉग्स जो है वो अपने आप ही स्वयं लिखते हैं स्वयं आप? लिखता हूँ, हाँ, जो रामायण में नहीं है। जी मैंने राम कौशल्या संवाद, राम सीता संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, उर्मिला संवाद लक्ष्मण के साथ, जो किसी भी रामलीला में नहीं दिखाया जाता, मैंने वो लिखा है। ये रावण माल्यवान संवाद जो है, मैंने सारा अपने आप लिखा है। जी जी। इसके अतिरिक्त मैंने सुमित्रा का और लक्ष्मण का कम से कम 10 मिनट का संवाद लिखा है, जबकि आम रामलीलाओं में सिर्फ 1-2 मिनट का सीन होता है, जी और मैं 10 मिनट का सीन बना करके आप लिखा हुआ है। तो अभी मेरे को जन्माष्टमी पे एक मेरे दोस्त है राजन पाठक जी, डायरेक्टर है, और उन्होंने मॉडल टाउन में डायरेक्शन दी थी। तो मुझे कहने लगे कि भाई जन्माष्टमी आ रही है कपूर साहब, मुझे कुछ मतलब गीता के बारे में कुछ कही बताइए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कोशिश की, और पूरा गीता उपदेश 22 मिनट का सीन बन गया है। मैं चाहता हूँ कि किसी वक्त उसकी रिकॉर्डिंग करूँ। जी बिल्कुल। और आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जब भी आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, आपका स्वागत है। और एक चीज़ मुझे बात में और ध्यान आई कि आपने जैसे कि क्योंकि आप संवाद लिख लेते हो, आप वो सब चीज़ें खुद स्वयं से लिखते हो, जी जी तो आपने मुझे जानकारी में मेरी आया कि आपने एक संक्षिप्त रामायण भी लिखी है। और जो मेरे पास नमूना आपका ये रखा है, ये चंद पेजेस में, शायद 10-12 पेजेस हैं टोटल। इनमें आपने रामायण पूरी कैसे कर दी? देखो जी, एक श्लोक की भी रामायण है, जो एक श्लोक में हो जाती है पूरी। आदो राम तपो बना दिगम नमत्वा मृग कांचन, ये भी एक श्लोक है, उस हिसाब से पूरी रामायण हो जाती है। मैंने तो फिर भी 32 पेज लिए हैं, जी इसमें लिखा है सब कुछ, और इसको मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ। जी। और इसके अलावा मैंने हनुमान जी के ऊपर, इसमें हनुमान जी का भी लिखा आपका हुआ है। राम जन्म से लेके राम लंका जन्म दहन से तक, लेकर के लंका दहन तक, लंका दहन, बल्कि राम के राज तिलक तक लिखा। राम के राज तिलक तक। ये और बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों के, इतनी बड़ी रामायण को छोटे से हाँ, संक्षिप्त ये रूप में मतलब कह सकते हैं ये कि लिखा गया है। गागर में सागर। और इसे, हाँ, गागर में सागर ही कहेंगे कि इतना बड़ा काम कपूर साहब ने किया। उसके लिए आप का बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम, देश की जनता की तरफ से भी। बग्गा साहब, इसकी मैं हिस्ट्री बताता हूँ रामायण लिखने की। ये 2010 की बात है। मैंने कहा कि मैंने 200-300 कविताएं लिखी हैं, जी देशभक्ति की कविताएं लिखी हैं, परंतु हे प्रभु राम, मैंने इतनी रामलीला की है, आज तक आपने मेरे लिए अपने लिए एक भी भजन नहीं लिखवाया। तो कुछ तो करो मेरे ऊपर कृपा कि मैं आपके के लिए कुछ लिखूं। तो बस 4 लाइनें लिखी हैं। वो 4 लाइनों से 8 लाइनें बनी, 8 से 32, इस तरह से अब 120 लाइनें ये बन गई हैं। और ये मैं इसमें आरती भी है। रामायण की आरती इतनी सुंदर है बग्गा साहब। मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं इसको संगीतबद्ध करके
और इसको अच्छे हाँ, आप अपने कलाकारों से तरीके से इसको संगीतबद्ध एक करें। संक्षिप्त, और ये बहुत जल्द हम लेकर आएंगे इसको अपने लेबल जी, पर। जी। हमारा लेबल है एसबी अलग, जो डिवोशनल चैनल है। इसमें एक मैंने हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया है, जी वो भी यूट्यूब पर मिलेगा आपको। और एक मैंने इसमें 12 मासी भजनमाला लिखी है, जी मैंने लिखी थी पंजाबी में, जी मगर आपके पिताजी के दोस्त सुरेंद्र कोहली होते थे म्यूजिक जी डायरेक्टर, जी संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर्स। वो मुझे यहीं मिले थे जी किसी जगह पे, और वो कहने लगे कि भाई आपने पंजाबी में लिखी है, पंजाबी तो कुछ लोग समझते हैं, इसको हिंदी में लिखो। फिर मैंने उसको हिंदी में भी लिखा है। अच्छा, कविताओं से भी बहुत कवि सम्मेलन में भी आपको देखा करता था मैं, तो हाँ, बहुत कविताओं से भी आप जुड़े रहे, तो कविता कोई एक हमें ऐसी सुनाए जो आज तक की आपकी सबसे बेहतरीन कविता हो। चलो मैं सुना देता हूँ। 26 जनवरी आ रही है, देशभक्ति की कविता सुना देता हूँ। पहले मैं आपको एक मुक्तक सुनाता हूँ। बिना सत्संग कल्याण नहीं होता, बिना पुरुषार्थ उत्थान नहीं होता, कर्म ही बदलता है भाग्य मनुष्य का, वरना हर कोई जन्म से महान नहीं होता। तो अब मैं कविता सुनाता हूँ। राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, उसको देख रहा हूँ और कहता हूँ, आओ मिलकर करे अभिवादन इस तिरंगे प्यारे का, गौरवमयी प्रतीक बना जो भारत देश हमारे का। शौर्य का प्रतीक है रंग केसरी, जो देश प्रेम सिखलाता है, सफेद शांति दूत बनकर अमन का पाठ पढ़ाता है। हरा रंग ये कहता है कि हरी भरी ये धरा रहे, नफरत का कहीं अंकुर न फूटे, प्यार मनों में भरा रहे। अशोक चक्र एकता की कहता, एक सूत्र में बंधे रहो, कोई धर्म कोई भाषा हो, सब जनगण मन जय भारत कहो, सब जनगण मन जय भारत कहो। ए भारत के गौरव प्रतीक, जिस शान से तू फहराता है, देख तेरा ये उन्नत भाल, सीना फूल गर्व से जाता है। थी भारत मां जकड़ी हुई। मैं 1947 से पहले की बात कर रहा हूं। थी भारत मां जकड़ी हुई, जब स्वतंत्रता की जंजीर से तो तू भी लहरा ना पाया था कभी, तब लाल किले के प्राचीर से। फिर देकर निज प्राणों की आहुति, मां को स्वतंत्र कराया है। शहीदों की शहादत के सदके ये उल्लास भरा दिन आया है, ये उल्लास भरा दिन आया है। अब लहराता रहे, फहराता रहे, जब तक चांद सितारे हैं, संसार में सर्वत्र सम्मान हो तेरा। यही मनोभाव हमारे हैं, यही मनोभाव हमारे हैं। अब लहराता रहे, बहुत अच्छी बात आपने कपूर साहब बताई है, और बहुत सुंदर कविता पाठ आपने बीच में किया है। रेणु जी, आप बताइए कि एक्टिंग के अलावा आप, जैसे कि खाने की तो बात हो गई कि खाना अ, आप रुचि लेने लगी हैं, इसके अलावा आप, मैंने देखा कि आप कपड़े वपड़े भी कुछ डिज़ाइन करती हैं, कुछ उन पर भी कुछ करती हैं, और कुछ कविता पाठ या लेखन में भी आपकी कोई रुचि है। जी सर, काफ़ी चीज़ें हैं, एक एक करके बताती हूँ मैं। जी ये जो कपड़े वाला आपने देखा, जी जिसको बांधनी बोलते हैं, बंदेज, बांधनी, टाई हाँ एंड जी। डाई, तो इसका मतलब शौक था पेंटिंग का। मैं जब शादी से पहले भी मैं क्लासेस चलाती थी, बच्चों को सिखाती थी, जी ठीक है। उसके बाद शादी हुई तो मैंने अपना ब्यूटी पार्लर चलाया, जी ठीक है। तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया मैंने, चलाया, काफ़ी 20-25 लड़कियों को सिखाया भी। और ब्यूटी पार्लर के साथ साथ सर मैं केक बनाने का, बिस्किट बनाने का, तो क्या मतलब बेकरी बेकरी। बेकरी का क्लास किया था, तो वो भी सिखाती थी। और प्लस एम्ब्रॉयडरी चलती थी सर पहले, जी हाथों से बड़ी कढ़ाई होती थी उस जी, ज़माने में। हाँ, अब तो खैर लोग रेडीमेड ले लेते हैं जी चीज़ें, जी हाँ, कौन पहले मेहनत करे ये सारी जी, चीज़ें। नहीं होती है आज भी, लेकिन आजकल कहने का आज वो मतलब सर एंटीक मैं, चीजों में हो चुकी हाँ है। तब भी मैं कमाती थी, चाहे जो भी कमाती थी, वो आदत मेरी बनी हुई थी कमाने की। मैं हस्बैंड से पैसे नहीं मांगती थी, जी तो मेरा इतना हो जाता था उसी में, मैं खुश रहती थी अपनी लाइफ में। हालांकि हमारा जो परिवार था सर, शादी के बाद नॉर्मल परिवार था, खाना बनाओ खाओ बच्चे पैदा करो, जैसे होते हैं नॉर्मली। लेकिन मेरे अंदर एक था कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है। जी वहाँ नहीं कर पाई, दिल्ली आने के बाद सारी चीज़ें मैं पूरी कर रही हूँ। दूसरा क्या है, मैं
18 साल से एक स्कूल में जाती हूँ, विकलांग बच्चों का स्कूल है, 50 बच्चे हैं। हर साल दिवाली में जाती हूँ, उनके लिए 50 पैकेट बनते हैं, चॉकलेट बिस्किट वगैरह फ्रूटी डाल के। अपने दोस्तों को शेयर कर देती हूँ, कोई 100-200 रुपये पेटीएम कर दे, जो भी फेसबुक में भी डाल देती हूँ। मतलब अगर आप लोगों को चलना है, कुछ देना है तो खुद चलिए, या फिर मुझे सिर्फ 100 रुपये पेटीएम कीजिए, तो मेरे पास पैसे आ जाते, क्योंकि इतने लंबे टाइम से 18 साल से कर रही हूँ, तो लोगों को पता है कि ये तो फ्रॉड नहीं है पैसे को लेके। तीसरा ये काम है कि हर साल मैं मिनिमम 200 पौधे लगाती हूँ दिल्ली में, जी, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। वो भी डिवाइडर पर। जी, कोई ना भी हो तो भी मैं एक बंदे को लेके जाती हूँ, मजदूर को लेके, हेल्प के लिए, मतलब मिट्टी उट्टी कोड़ने के लिए, वो भी मैं करती हूँ। ये मेरा शौक है सर। अब बोलो, कुछ रह गया? नहीं आप तो देखिए, क्योंकि वर्सेटाइल आपका मैंने देखा ना, आप तो 5-6 टैलेंट, अलग अलग तरह के टैलेंट आपके अंदर हैं। अभी आपने ये बताया कि आपका ये सोशल वर्क भी आप करती हैं, तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि थिएटर पे फिर से वापस आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। थिएटर पे थिएटर में रामलीला के अलावा आपने कभी किसी और नाटक में या किसी और में जाने का प्रयास किया? स्टेज परफॉर्म किया मैंने सर बहुत, लेकिन अब सीरियसली मैं एक्टिंग सीख कर हम्म, किसी अच्छे लेवल, अच्छे वेब सीरीज या टीवी या इस लेवल पे काम करना चाह रही हूँ। आपका अप्रोच किया आपने कुछ लोगों को? मुझे अभी इतना मतलब किसी से पहचान नहीं है सर। एक्चुअली मेरे साथ यही दिक्कत हुई कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला कि मैं जी, जी। किससे बात करूं इस मामले में। अब इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत लोग आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे। सर आपको पता है, जैसे मैंने पूछा कि भाई छोटे छोटे ऐड आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, कैसे जाना है यहाँ तक, लेकिन कोई साफ नहीं बताता था कि हाँ तुम इनसे बात करो, आप बग्गा जी से बात करो, रेनू जी आपका काम बन जाएगा। सर ऐसे कोई नहीं बताता है। नहीं, एक्चुअली क्या, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो एड हाँ फिल्म्स पे और उन पे काम करती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास आपको कांटेक्ट करना चाहिए। और वो ज़रूरी नहीं है कि नाम वाले आर्टिस्ट को ही देखते हैं, वो आर्टिस्ट देखते हैं। और अप्रोच आपको करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी वो लगातार काम करते आ रहे हैं और वो रेनॉल्ड हैं, वो अपने काम में सीरियस हैं, और जितना वो बात करते हैं उतना ही काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको मिलना चाहिए, कांटेक्ट करेंगे तो लोग भी आपसे कांटेक्ट करेंगे अब इस चैनल के माध्यम से। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई हैं। जी सर। और बहुत कम समय, कम बहुत शॉर्ट नोटिस आपको दिया गया था, कल ही फ़ोन किया था आपको, जी सर। तो आप आ गए हैं इतनी दूर से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। और कपूर अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद आपका कि जो हमारे स्टूडियो में आए। दोनों मेहमान, बहुत ही दिलचस्प आज का कार्यक्रम ये रहा। हमारे साथ रेनू रॉय जी और नरेंद्र मोहन कपूर जी, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े आदरणीय, हमारे बीच में आज आए और अपने कीमती समय में से अपना समय निकाल कर, और इतनी व्यस्तता के बावजूद, मतलब अपनी हेल्थ इश्यूज़ के बावजूद भी कपूर अंकल आए हैं। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि 81 की एज में भी उन्होंने ये क्रेज़ दिखाया कि मैं आ रहा हूँ, और कोई किसी तरह का कोई इफ़ एंड बट सवाल नहीं किया। और रेनू जी, जिनसे मैंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे मैंने कल बात की थी, और वो अपने आप आज अपने अपने लेवल पे ही कैसे तैसे बेचारी 2 घंटे का सफ़र कर कर यहाँ पर आई हैं। उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, दोनों मेहमानों का। रेनू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोहन आपका कपूर अंकल, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आपका धन्यवाद। बहुत ही आज का ये शो कुछ अलग है। इस तरह के पॉडकास्ट शायद अब तक नहीं आए हैं कि कोई रामलीला के करेक्टर्स या ऐसे लोगों को अप्रोच करे। सब लोग वो नाम वाले लोगों को बुलाते हैं कि जिनके नाम चल रहे हैं, जिनका सिक्का चल रहा है, उनको बुलाइए, उनका पॉडकास्ट कीजिए। मैं ऐसे ही शख्सियत के साथ जुड़ना चाहता हूँ जो बहुत टैलेंटेड हैं, और लेकिन हिडन है किसी तरह से हाँ जी, वो, हाँ जी। तो उनको मैं आगे लाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है, और उम्मीद नहीं है बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको लोग जितना आप चाहती हैं कि आगे आपके जो सपने हैं वो पूरे हों, और आप जितनी भी आपकी ज़िंदगी है उसमें खुशियों से आगे बढ़ के अपना अपने टैलेंट को आगे दिखाने का काम करें। और ये जो प्रक्रिया देश में चल रही थी थिएटर की, उसको ज़िंदा करने में अपना सहयोग करें। और इतनी सारी महान शख्सियत दोनों हमारे बीच में आई हैं, इनका फिर से मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ। संजय बग्गा पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। संजय बग्गा पॉडकास्ट, आपने देखा कि आज हमारे बीच दो ऐसी शख्सियत आई थी जिनको शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, और कोशिश है हमारी इस तरह के लोगों को सामने लाना जो
किसी वजह से किन्हीं कारणों से पब्लिक में या सामने नहीं आ पाए हैं, उन सबको हम आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे, उनका टैलेंट आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, उनकी छुपी हुई प्रतिभा आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत ही शख्सियत, हमारे बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हमारे साथ आगे आने वाले एपिसोड्स में जुड़ने वाली हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। संजय बग्गा पॉडकास्ट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।